चलिए, तो आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अपन कुछ बात जान लेते हैं जो अभी अभी तक अपन ने पढ़ी है। हमने ये जाना था कि इनकम टैक्स के अंदर कितने हेड होते हैं। 5 हेड होते हैं टोटल। ये बात सेक्शन 14 में बोली गई है। 5 हेड्स होते हैं। और वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हेड की अगर हम बात करें तो पहला हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड हमारा होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड हमारा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये बात हमने जानी थी कि अगर इनकम टैक्स के अंदर कोई भी इनकम हो, अब क्या होता है कि जो हम कमाते हैं, जो हम अर्न करते हैं, वो होती है हमारी एक्चुअल इनकम। बट टैक्स एक्चुअल इनकम पर नहीं लगता बल्कि टैक्सेबल इनकम पर लगता है। तो एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, उसी के लिए ये 5 हेड बनाए गए हैं। क्योंकि जब तक हमें ये कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये आना जरूरी है। तो इन पांचों हेड में जो सैलरी हेड है वो सेक्शन 15 से 17 तक है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक है। पीजीबीपी जो है सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक मिलेगा हमें। कैपिटल गेन जो है हमें 45 से लेकर के 55 तक मिलेगा। और अदर सोर्सेज जो है वो 56 से लेकर के 59 तक हमको मिलने वाला है। तो ये हेड क्या काम करते हैं? मान लो किसी व्यक्ति ने कोई इनकम कमाई 1000 रुपए की। अब वो तो उसने कमा लिए, वो उसकी एक्चुअल इनकम है, बट उसे टैक्स कितने पर देना है ये उसको नहीं पता। तो उसकी एक्चुअल इनकम से हम कितने पर टैक्स देना है, उस इनकम को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो ये एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी के लिए अपन हेड्स को पढ़ते हैं। और इन्हीं हेड में एक हेड जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है तो बहुत आसान, बट लेंथ इसकी ज्यादा है, चीजें इसमें ज्यादा है। मतलब एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सही करोगे, बट इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है बस। बाकी बहुत ही आसान सा हेड है। तो ये आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं कि आखिर हम इस हेड को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर होने वाला है, वो सारी बातें अपन जानेंगे। ठीक है, आखिर इस हेड में क्या होता है इसके बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। बेसिकली कि इस हेड के अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी, उसके बारे में अपन जानेंगे।
देखो इस हेड को अपने पढ़ना क्यों जरूरी है अपने लिए, सबसे पहले तो अपन इस बात के बारे में जानने वाले। ये जो हेड बना हुआ है ये किन लोगों के लिए बना हुआ है? जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए जो है ये हेड बना हुआ है। कि आखिर उन लोग, वो लोग जो इनकम कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं कंपनी में काम करके, जैसे मान लो आप लोग सीए में बन गए, सीए में बनने के बाद आप किसी कंपनी में जॉब लग गए। अब जो आप पैसा कमाओगे, ठीक है, वो पैसा आपने कमा लिया, अब आपको टैक्स कितने पर देना ये नहीं पता, वो जो कमाया वो तो आपकी एक्चुअल इनकम होता है। तो इस हेड से हमको पता चलेगा, ठीक है, कि आपकी जो वो सैलरीड इनकम है उसमें से कितनी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। अभी देखिए इसके अंदर होता क्या है कि जनरली अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो ये हेड कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन जानने जा रहे हैं। अभी दो पक्ष यहां पर होते हैं। एक पक्ष तो है कंपनी, ये एक कंपनी है, और जो दूसरा पक्ष है यहां पर वो ये है इस कंपनी का एम्प्लॉय। अब सिस्टम कैसे वर्क करता है? ये व्यक्ति क्या करता है, कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है, काम करता है कंपनी के लिए, और कंपनी बदले में इसको क्या देती है? सैलरी देती है। इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। हम इस चैप्टर को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं आखिर? क्या हम कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, या फिर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? बताओ फटाफट से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है या एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से? सैलरी कौन कमा रहा है यहां पर? सैलरी कमाई एम्प्लॉय रहा है, तो अपन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, जब आप इस चैप्टर को पढ़े तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एज एन एम्प्लॉय आप इस चीज को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बल्कि एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन प्रैक्टिकली काम कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक्चुअल में इनकम इसने कमाई, सैलरी इसने कमाई, तो इसी की इनकम पर टैक्स बनता है। बट प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है कि एक टर्म होती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस के प्रोविजन क्या होते हैं वो तो अपन आगे एक चैप्टर आएगा उसमें जानेंगे। टीडीएस में होता क्या है कि पेमेंट करने वाला ही टैक्स काट लेता है अगले का जो भी बनता है। तो ऐसे ही कंपनीज में होता है। लेट्स से कि ये कंपनी इसको सैलरी दे रही है 50,000 रुपए की, लेकिन उस 50,000 में 5,000 रुपए का टैक्स बन रहा है इसका। तो कंपनीज क्या करती है कि ये जो पैसे इसको देने उसमें से 5,000 रुपए काट लेती, मतलब इसके अकाउंट में जब मैसेज आएगा क्रेडिट होने का तो वो कितने रुपए का आएगा? 45,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट का ही मैसेज आएगा। फिर ये एम्प्लॉय पूछ रहा है मेरे 5,000 कहाँ गए? एक्चुअल में 5,000 रुपए पर जो जो टैक्स का पैसा था वो कंपनी काट करके किसको जमा कराती है? गवर्नमेंट को जमा कराती है। तो टैक्स किसका? एम्प्लॉय का। डिडक्ट करके जमा कौन कराता है? कंपनी, एम्प्लॉयर जमा कराता है। अगर दूसरे शब्द, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि कंपनी एम्प्लॉयर हो, किसी फर्म में भी कोई जॉब कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता है। तो हमेशा टैक्स काट के जमा कौन कराएगा? एम्प्लॉयर। बट वो टैक्स होगा किसका? एम्प्लॉय का होगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो इसका टैक्स निकालने की, कैलकुलेशन करने की वो सारी जिम्मेदारी होती किसकी है? कंपनी की। कंपनी कर लेती है इसका टैक्स वैक्स सब कंपनी निकाल लेती है और फिर सरकार को जमा करा देती है। बट पॉइंट ऑफ व्यू किसका होता है? सारी कैलकुलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
तो प्रैक्टिकली मार्केट में चलता क्या है कि सब कुछ इसका, इनकम इसकी, टैक्स भी इसका, बट टैक्स डिपॉजिट कराने की जिम्मेदारी जो है एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। ये अपना चैप्टर है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को पढ़ना है। ये क्लियर है कि नहीं? फटाफट से सभी बताओ यस और नो, ताकि अपन आगे बढ़ पाए। हाँ जी, इधर सभी लोग मुझे फटाफट से बताएंगे कि आखिर हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपन इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स का सेक्शन 15 से लेकर के 17 इसके साथ डील करता है। देखिए, इस चैप्टर में अपन को मेनली 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 15, 16 और 17 है ही 3 सेक्शन, लेकिन बड़े बड़े हैं तीनों सेक्शन। जो सेक्शन 15 है वो है इसका चार्जिंग सेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी हेड का जो पहला सेक्शन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। दूसरा सेक्शन है वो क्या है? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, सैलरी में से कुछ डिडक्शन मिलते हैं, आगे बात करेंगे उसकी। और 17 है कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहली बात तो हेड्स ऑफ इनकम और कंसेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। दूसरी बात भी मैं आपको बता देता हूं, होपफुली आपको ये पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स एक कंसेप्ट पर चलता है। किस कंसेप्ट पर चलता है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट पर। देखो, होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें क्या की जाती है? इनकम कमाई जाती है। असेसमेंट ईयर में उसी इनकम को कैलकुलेट करके टैक्स भरा जाता है। लेकिन आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर तो क्या होता है कि कंपनी खुद ही कैलकुलेट करके टैक्स जमा कराती है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, जो टीडीएस काटती है ना कंपनी, वो हर महीने जमा होता है। बट हमें कंपनी तो है नहीं, हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एम्प्लॉय तो क्या है कि पूरे साल वो सोचेगा मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, फिर होता क्या है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है जिसने सैलरी की इनकम कमाई 6 लाख की। प्रैक्टिकली वर्क बता रहा हूं कैसे करता है। और कंपनी ने इसका टीडीएस काट लिया 60,000 रुपए का, पूरे साल में टैक्स काट लिया। ठीक है, अच्छा अब ये बात बताओ, जो एम्प्लॉय जब अपना टैक्स निकालेगा तो वो अपनी सैलरी की इनकम को 6 लाख गिनेगा या 5,40,000 गिनेगा? 6 गिनेगा या 5,40 गिनेगा? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। ठीक है, वो अपनी इनकम निकालते टाइम सैलरी के कितने जोड़ेगा? 6 लाख या 5,40,000? तो आंसर इज 6 लाख रुपए वो जोड़ेगा अपनी, उसकी पूरी इनकम है ये। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने तो, आप बोल रहे हो कि सर है ना, कंपनी तो टैक्स काट के जमा करा देती है, तो फिर हम निकाल क्यों रहे? सवाल ये आता है। ठीक है, अब कंपनी ने टैक्स निकाल के जमा तो करा दिया, बट कैसे निकाला? 60,000 ही क्यों आया? 50 क्यों नहीं आया? 40 क्यों नहीं आया? या फिर एक ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मान लो ये रामू है, रामू ने सैलरी की इनकम कमाई, बाद में पता चला इसने अपने घर को रेंट पर दे करके भी इनकम कमाई है। ठीक है, अब कंपनी को थोड़ी ना पता होगा ये घर को रेंट पर देख के भी इनकम कमा रहा है, कंपनी तो अपने बस सैलरी पर काट सकती है। तो ईयर एंड पर इसका टैक्स निकलेगा ही निकलेगा रामू का। लेकिन अब सर निकलेगा कैसे? सवाल ये है। चलो देखो, इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम हो गई सर इसकी 10 लाख रुपए। 10 लाख पे मान लो आपने टैक्स निकाला, वो बना 1,12,500 का। तो क्या ये 1,12,500 सर अब सरकार को जमा कराने पड़ेंगे? अब ध्यान रखो, ये 1,12,500 तो बन तो रहे, लेकिन ये रामू सरकार के पास जाएगा, बोलेगा भैया 60,000 रुपए तो मेरी कंपनी ने पहले ही टैक्स के काट लिए थे। तो वो 60,000 रुपए क्या हो जाते हैं? डिडक्ट। और आपको जाकर के सरकार को जमा कराना होगा बैलेंस। कितना बचा भाई बैलेंस?
ये पैसे सरकार को जाके जमा कराना होता है। इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो भी पैसा आप कमाते हो वो किस में होता है, प्रीवियस ईयर में। और ये जो फाइनल टैक्स निकल के ये सारा काम हो रहा है, ये कौन से साल में होता है, असेसमेंट ईयर में होता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22, और असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात भी, कि हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है। प्रीवियस ईयर में क्या होता है, पैसे कमाए जाते हैं। असेसमेंट ईयर में क्या होता है, वो पूरा कैलकुलेशन करके जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को भरा जाता है। ये आपको बेसिक सा कंसेप्ट और पता होना चाहिए, तभी अपन इस चैप्टर को समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। सिस्टम में मान लो आपकी सैलरी पर टैक्स तो पहले ही कट जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है जितना कंपनी ने काटा उतना ही टैक्स आपका बन रहा हो सकता है कम बन रहा हो। बाद में मान लो इसकी 6 लाख की इनकम थी और कुछ था ही नहीं, और इस 6 लाख में से भी इसने कुछ रिडक्शन वगैरह ले लिए जो आगे समझेंगे। मान लो एट दी एंड जब फाइनल निकाला तो इसका 40 का ही टैक्स बना सर, और कंपनी ने तो 60 का काट लिया, आप क्या करें। तो 20,000 रुपए ये रिफंड भी ले सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, रिफंड भी मिल जाता है। तो ये जो फाइनल हिसाब किताब है ना, ये सब किस में होता है, असेसमेंट ईयर में जाकर के होता है, जो भी होना। अब अपन इधर आ जाते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट जो हमको पता होने चाहिए, हालांकि वो बेसिक्स के टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपन ने एक बार देख लिए ताकि हमें वो पता रहे। अब अपन इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये 3 सेक्शन अपन पढ़ेंगे, और सबसे पहला सेक्शन जो आ रहा है इस चैप्टर का वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है, देखो हर एक चैप्टर का जो पहला सेक्शन होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर हेड में कोई इनकम कब टैक्सेबल होगी। तो सेक्शन 15 ये बात बोलता है कि सैलरी हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब दो व्यक्तियों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। मान लो मैंने आपको कोई 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, आपने मेरे लिए कोई काम करा, 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, बात खत्म हो गई। क्या ये सैलरी हेड में जाएगा, सवाल ही आया। आपके और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था ही नहीं, मैंने आपको जॉब पर थोड़ी ना रखा था, ऐसे ही काम कर दिया इसलिए मैंने दे दिए। तो सर फिर क्या वो आपके लिए सैलरी हुई, सैलरी तो नहीं हुई। तो क्या वो सैलरी हेड में जाएगी, बताओ। आंसर इज नो, नहीं जाएगी। फिर सर सवाल ये भी आता है कहाँ जाएगी, वो अलग बात है, हालांकि वो अदर सोर्स में जाएगी फिर। लेकिन बात ये है कि अगर मान लो आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है, हमारा प्रॉपर एग्रीमेंट बना है, आप जॉब कर रहे हो, मैं हर महीने आपको सैलरी देता हूँ, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा कौन से हेड में जाके टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में। जैसा सैलरी हेड में बोला है वैसे आपकी इनकम निकलेगी। लेकिन मान लो हमारे और आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर इनकम कौन से हेड में जाती है वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है, उस पर आप ये बात ही नहीं कर रहे। सैलरी में तो नहीं आएगी, इतना हमको पता है। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि सैलरी हेड में कोई इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब दो व्यक्तियों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। अब सर हम कैसे पता लगाए कि किन्हीं दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एक और नाम से जाना जाता है, वो है मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मास्टर अपने सर्वेंट को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। कंपनी में सब कुछ कंपनी बताएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो इस जो रिलेशनशिप को मास्टर सर्वेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब मान लो सपोज करो कि कल को आपकी शादी हो गई, अब आपको डाइवोर्स लेने जाना है, दुखी हो आप आपके पति पत्नी से, ठीक है, आपको तलाक लेने जाना है। आप लॉयर के पास में गए, लॉयर को बोला यार मेरा तलाक करा दे, और 50,000 रुपए लॉयर ने आपसे लिए। तो लॉयर को जो 50,000 रुपए मिले, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आपने तो पैसे तो दिए हैं उसको सर, क्यों नहीं होंगे, कारण बताओ। आप बोल रहे हो नहीं होंगे, इधर बताओ सबके सब भाई होंगे कि नहीं होंगे, मना कर रहे हैं सब। क्या कारण है कि नहीं होंगे, रीजन क्या है कि नहीं होंगे भाई सैलरी हेड, रीजन बताओ। वहां पर उन हमारे और उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है, पहली बात तो, इसीलिए नहीं होंगे। तो सर इस रिलेशनशिप को फिर क्या बोलते हैं,
अच्छा, आप लॉयर को जाके बताओगे कि कोर्ट में ये बोलना है, ऐसे ऐसे ये सेक्शन बोलना है, एज पर दिस सेक्शन वगैरह वगैरह, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। आप उसे ये बता दोगे कि मेरा तलाक कराना है, ठीक है, और इससे कराना है, बात खत्म। तो मतलब ये हो गया कि जो दूसरी रिलेशनशिप है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप। ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंसिपल है और हमारे बिहाफ पर वो काम कर रहा है, इसे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोला जाता है। इसमें अपन क्या बता सकते हैं अगले को कि उसे क्या करना है और कब करना है। कैसे करना है नहीं बताएंगे, कैसे करना है बताने लोगों को तो भगा देगा, बोले जा तेरा नहीं करा दूं मैं तलाक, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि तू मेरा करा देगा, इतनी टेंशन हो जाएगी। तो देखो, दो रिलेशनशिप होती है, उन दोनों में डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है। एक मैंने क्या बोली आपको, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, जिसी को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और एक और दूसरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दोनों में फर्क क्या होता है? मास्टर सर्वेंट में मास्टर अपने सर्वेंट को बताता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तीनों बातें बताता है। प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, नहीं बताया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मास्टर सर्वेंट में तो आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, वो एग्जाम। और इधर प्रिंसिपल एजेंट का लॉयर हो गया। सीए में भी एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आता है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा हो। मान लो आपने आपका जो है, आपने आपका ऑफिस खोल रखा है, ठीक है, जिसमें आप ऑडिट करते हो, जीएसटी की रिटर्न भरते हो, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो। कोई व्यक्ति आपके पास आया कि जीएसटी की रिटर्न भरनी है, ठीक है, तो वो आपको क्या बता रहा है, क्या करना है, जीएसटी की रिटर्न। बोले ये डेट है, यहाँ तक भर देना। अब वो आपको ये भी बताएगा कि इसको ऐसे ऐसे भरना, जीएसटी के पोर्टल पर जाना, फिर वो आपके पास ही क्यों आएगा, बोले कुछ आता ही नहीं इसको। तो वहां पर देखो, यहां पर भी कौन सी रिलेशनशिप बनी, प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप बनी। तो इन दो शब्दों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा, जब दो व्यक्तियों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। देखो यहां पर क्या बोला गया है, an income will be taxable under the head income from salary if there is employer and employee relationship between two persons. It is also known as master and servant रिलेशनशिप, इसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आप नोट कर लीजिए, कोई सवाल हो बताइए मुझे, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे कंफ्यूजन को दूर करेंगे।
चले आगे। चलिए, चलिए एक डिफरेंस अपन ऐड ऑन कर लेते हैं जो कि अपन ने पढ़ा है। डिफरेंस बिटवीन मास्टर सर्वेंट एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। चलिए आइए दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। एक तरफ हम मास्टर एंड सर्वेंट ले लेते हैं, एक तरफ हम प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है, अंडर दिस टाइप ऑफ relationship, master guide his servant what to do, how to do, when to do। एग्जाम्पल हो गया इसका जॉब। वहीं इस रिलेशनशिप में क्या होता है, अंडर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप प्रिंसिपल guide his agent what to do, when to do। इसका एग्जाम्पल, लॉयर एंड क्लाइंट, CMA इन प्रैक्टिस एंड क्लाइंट। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। कर लिया नोट इसको, आगे बढ़े।
अब देखिए जैसे ही अपन ये बातें पढ़ते हैं तो कुछ कंफ्यूजन आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है, उनको पहले ही क्लियर अपन यहाँ पर करने वाले हैं। जो एमपीज एंड एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद और विधायकों को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं जाती। उसका कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि भाई वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है, जनता उन्हें चुन करके भेजती है। ठीक है, वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो इस वजह से जो एमपीज एंड एमएलएज को सैलरी मिलती है वो कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होती है। बट अगर आप कोई सरकारी पद ले लेते हो, जैसे मान लो कोई मंत्री है, तो अब वो सरकार का एक पद हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए आप, प्रधानमंत्री बन गए, तो अब आप सांसद विधायक तो ठीक है, लेकिन जो सैलरी एज ए मंत्री आप ले रहे हो वो कहाँ जाएगी? वो सैलरी हेड में ही जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर आप जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट की कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको सैलरी मिल रही कहाँ जाएगी? सैलरी हेड में ही जाएगी। सांसद और एज ए एमपी एमएलए जो मिल रहा है ना, वो आपके अदर सोर्स में जाएगा, अदरवाइज बाकी सब जो मिल रहा है वो सैलरी हेड में ही जाएगा। कि आप सरकार में किसी पद पर नियुक्त कर दिए गए, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये सब सरकार की पोजीशन है, तो इनके बदले में जो इस पोजीशन के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो कहाँ जाएगा? सैलरी हेड में। हालांकि आगे अपन देखें तो इनको एग्जम्प्ट भी किया गया है, वो बात अलग है, वो अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हेड कौन सा आएगा? हेड जो आएगा इनका वो सैलरी हेड आएगा। और लेकिन एमपी एमएलए को जो मिलती है वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। रीजन क्या है? दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने मुझे आपकी आंसर शीट चेक करने के लिए भेजी, मैंने चेक कर दी, उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब बात यह है कि ये कहाँ टैक्सेबल होगा? क्या मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय हूँ? एम्प्लॉय होता तो बात अलग थी, वो सैलरी हेड में चला जाता, तो अब सैलरी हेड में तो जा नहीं सकता, तो अब क्या करे भाई? वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाता है। तो एज ए एग्जामिनर आपको जो रेमुनरेशन मिलता है कॉपी चेक करने के बदले में, पेपर सेट के बदले में, वो कहाँ जाते हैं? अदर सोर्स में जाते हैं। बट मान लो मैं एक कॉलेज में ऑलरेडी एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ, अब कॉलेज में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, या फिर कॉलेज में कोई एग्जाम हुआ, उसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, और मेरे कॉलेज ने ही मुझको एक्स्ट्रा पैसा दिया वहां पर, इसके बदले में 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा और दिए, वो मेरे लिए कहाँ जाएंगे? बताओ, सैलरी में जाएंगे या अदर सोर्स में जाएंगे? एज ए प्रोफेसर, मैं किसी कॉलेज में ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ, तो उसके बीच में और मेरे बीच में क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, वो ऑलवेज सैलरी हेड में जाता है। तो अभी यहां पर क्या दिया आपको? कॉपी चेक करने के बदले में एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो भी कहाँ जाएंगे? वो सैलरी में। तो हम यूं कह सकते हैं कि एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, बट इफ इट इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, देन ये कहाँ जाएगा? सैलरी हेड में जाता है। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछे कहाँ होता है, तो अदर सोर्स में ही होता है। तो यहां पर ये आ गया, एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन कहाँ टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अब कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं, फिर शाम को घर पे भी बैठते हैं, बोलते हैं घर पे आ जाना, वहां दिखा देना। तो मान लो आप किसी डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपसे फीस ली घर पर देखने के लिए, अब वो कहाँ जाएगा? भाई हॉस्पिटल में तो बैठा नहीं है कि आप हॉस्पिटल को दे रहे हो, हॉस्पिटल उसे सैलरी दे रहा है, तो वो सैलरी हेड में चला जाए। तो ये डॉक्टर जो फीस लेते हैं ना, ये जाता है फिर पीजीबीपी में, क्योंकि वो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वहां पर, एक प्रोफेशनल। डॉक्टर अपने आप में एक प्रोफेशन है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? वो पीजीबीपी में जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये जो भी डॉक्टर्स वगैरह जो घर पे देखते हैं अलग से, इसको प्राइवेट प्रैक्टिस बोला जाता है, वो कहाँ जाता है? पीजीबीपी हेड के अंदर जाता है। अब एक और बात करें, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, किसी वेटर को आपने टिप दी खाना खाने के बाद, तो जो वेटर्स को टिप मिलती है वो कहाँ पर जाएगी? सवाल ये भी आता है। दो सिचुएशन हो सकती है टिप देने की भी, एक तो आपने डायरेक्टली वेटर को टिप दे दी, और एक ये भी हो सकता है कि पहले आपने उसके एम्प्लॉयर को दी, फिर उसके एम्प्लॉयर ने उस वेटर को दे दिए वही पैसे। अब वो कहाँ टैक्सेबल होगा?
टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर वो जो दूसरा केस है जिसमें हमने एम्प्लॉयर को दी फिर उसने उसको दी, वो भी अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो पैसा उसको एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, वो तो ओनली पास ऑन कर रहा है, हमने उसको दी, उसने उसको दे दी, एक्चुअल में तो हम ही दे रहे हैं ना उसको। तो वेटर को टिप्स चाहे डायरेक्टली रिसीव्ड हो या एम्प्लॉयर के थ्रू घूम करके जाए, दोनों केसेस में वो कहां टैक्सेबल होगी, दोनों केसेस में वो अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है। सैलरी वेजेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अलग अलग माना जाता है लेकिन एज सच होता नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोट है वो है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस। इसके बाद एक और नोट है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट नोट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस। तो इस क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे आगे और आगे इसी चैप्टर को बढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।